नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉकबॉक्स टेक्नोलॉजीज में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही बढ़िया इकोनॉमिक्स के आर्टिकल्स, बिजनेसेस के आर्टिकल्स, कंपनी से रिलेटेड एंड कुछ इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल आर्टिकल्स। तो आप सबका स्वागत है स्टॉकबॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर आपको पसंद है बिजनेस न्यूज़पेपर्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स जैसे। एंड यहाँ पे हम लोग रोज एनालाइज करते हैं कॉज और इफेक्ट डिफरेंट इवेंट्स के जो बिजनेस, इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल इवेंट्स होते हैं। और हम इम्पैक्ट कैलकुलेट करते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे इन्वेस्टमेंट्स पे, हमारी पर्सनल लाइफ पे और हमारी फाइनेंसेस पे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। ये है टोयोटा के बारे में। यस, तो यहाँ पे बात हो रही है 20,000 करोड़ के प्लांट सेटअप की। यस, आप देखेंगे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में काफी तेजी से एक्सपैंड कर रहा है एंड काफी सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज है जो इंडिया में अपने प्लांट सेटअप कर रही है। कि ऑफ कोर्स यहाँ पे ओवरऑल सेल्स भी ऑटोमोबाइल्स की काफी बढ़ रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पे 20,000 करोड़ के प्लांट की बात हो रही है। तो टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ये एक लिस्टेड कंपनी है। अगर आप चेक करते हैं तो इसका शेयर प्राइस भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया है इन्होंने। जो एक इंडियन वेंचर है जापानीज ऑटो जायंट का। ठीक है, इन्होंने वेंसडे को महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ कहा है, एक डील साइन किया है जहां पे एग्जामिन करेंगे अभी। ठीक है, एक ग्रीन फील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी छत्रपति संभाजी नगर में, जिसे पहले औरंगाबाद कहा जाता था, सबने सुना होगा औरंगाबाद नाम से, जहां 20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। तो महाराष्ट्र को एक बहुत बढ़िया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे करीब इस प्रोजेक्ट में 4 लाख इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड कार्स एक्सपेक्टेड है कि मैन्युफैक्चर की जाएंगी हर साल। इन्वेस्टमेंट होगा 20,000 करोड़ का, जिससे 8,000 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी 8,000 की। तो यहाँ पे करीब 850 एकड़ अलॉट किया गया है इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो साउथ कोरियन मेजर जो है Hyundai मोटर्स इंडिया, इन्होंने भी ये भी कह रहे हैं कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में डेब्यू करने वाले हैं। यस, तो आपको अगर Hyundai जैसी कंपनीज पसंद है तो आप Hyundai का भी शेयर कुछ दिन में खरीद पाएंगे स्टॉक मार्केट में, वो भी लिस्ट होने वाली है कुछ ही दिनों में। एंड इन्होंने भी एक्वायर की है फैसिलिटी जनरल मोटर्स से। यस, जनरल मोटर्स इंडिया में पहले मैन्युफैक्चरिंग किया करती थी, जिसे हम जानते हैं फोर्ड की कार्स। यस, फोर्ड की कार्स पहले इंडिया में बिकती थी एंड उसके बाद कंपनी ने आप कहेंगे कि सारे अपने प्लान्स वगैरह सेल कर दिए एंड शिफ्ट इंडिया से वो वापस चले गए। तो ये इन्होंने सेल किया था Hyundai को। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो काफी एक्साइटमेंट है इंडिया में व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग को लेके। अभी हम लोग बात कर रहे थे टेस्ला को लेके कि टेस्ला को लेके भी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, तमिलनाडु की गवर्नमेंट टॉप 2 है रेस में, और इसके अलावा गुजरात भी कंपीट कर रहा है कि कौन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप देता है टेस्ला को इंडिया में, कौन सा स्टेट यहाँ पे सबसे पहले आता है, सबसे आगे आता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो काफी अच्छा कंपटीशन है एंड स्टेट्स को कितना ज्यादा फायदा हो रहा है एक प्लांट सेटअप होने से। सिर्फ आते हैं अगले आर्टिकल पे। मारुति सीज 48% प्रॉफिट सर्च, अनवील्स प्लान्स फॉर 6 EVs बाय 31%। तो मारुति भी अब एक जापानीज कंपनी है। तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो जितनी भी नई कार्स आ रही है, जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मारुति की, सब में मारुति की जगह ये एस का लोगो आपको दिखता है बना हुआ। ये तो अब ये प्रॉपर सुजुकी है, ना कि मारुति। तो ऑफकोर्स अब नाम इनका मारुति है, लेकिन अब मेजर पोर्शन इनका जो है ये सुजुकी के पास है। इनके प्रॉफिट्स भी मेजर जाते हैं कहाँ? जापानीज इन्वेस्टर्स के पास, जो इनके जापानीज काउंटर पार्ट्स है। तो इन्होंने स्ट्रीट के एस्टिमेट्स को बीट कर दिया है बुरी तरीके से। कल ही मारुति सुजुकी रिजल्ट आए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया। 48% तो इंक्रीज आया ईयर ऑन ईयर इनके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में। यस, 50% बढ़ा है इनका प्रॉफिट ओवरऑल। इनका अर्निंग्स बढ़ा है और बढ़कर हो गया है 3,759.7 करोड़, जो 2,500 करोड़ था अप्रैल जून क्वार्टर में पिछले साल। और ये पूरे साल की प्रॉफिट की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे सिर्फ 3 महीने का प्रॉफिट है ये। ठीक है, तो जो भी एस्टिमेट्स थे एनालिस्ट के, वो उन्होंने बीट कर दिया। एंड अगर आप शेयर प्राइस भी देखें मारुति का, तो करीब 4 से 5% ऊपर है। सिर्फ एक दिन में इतना रिटर्न दिया है इन्होंने रिजल्ट आने के बाद। तो मारुति सुजुकी का ये तो देखो पास्ट है, रिजल्ट आ गया अच्छा, लेकिन फ्यूचर में भी ना बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली। यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं, देखिए इन्होंने कहा है कि 6 न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल लॉन्च करेंगे बाय 2031। यस, साथ में CNG व्हीकल्स अच्छी खासी है मारुति की, आप जानते हैं। और इसके अलावा अब ये देखिए कि CNG इतना पॉपुलर है कि 1 in every 3 कार सोल्ड इन इंडिया इज मारुति। यस, 33% ऑफ कार्स इन इंडिया जो बिकती हैं डेली, वो मारुति की होती है व्हेन इट कम्स टू CNG। तो CNG इतना पॉपुलर है व्हेन इट कम्स टू मारुति। एंड इसके अलावा वी आर गोइंग टू गेट न्यू थिंग दैट इज हाइब्रिड। जितनी भी जापानीज कंपनीज है दे आर वेरी फोकस्ड ऑन हाइब्रिड एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि मारुति, टोयोटा ये दोनों और हाइब्रिड कार्स इंडिया में लॉन्च करेगी,
जिसमें आगे टैक्सेशन बेनिफिट्स भी अनाउंस किए जा सकते हैं, क्योंकि नितिन गडकरी जी ने भी कहा था ये अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट में कि गवर्नमेंट को हाइब्रिड कार्स पे टैक्स कम करना चाहिए, क्योंकि जितने भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स हैं ये भी काफी आप कह सकते हैं पोल्यूशन कम करती हैं एज कंपेयर टू एनी इंटरनल कंबशन इंजन। Infi gets 32,000 करोड़ जीएसटी नोटिस, फर्म सेज इन कंप्लायंस। अब इंडिया में जितने भी लोग हैं इस वक्त मैं बता दूं जो इनकम टैक्स नहीं भी फाइल करते हैं, कि जो हम जिस वेबसाइट पे इनकम टैक्स फाइल करते हैं ना, उसे इन्फोसिस नहीं बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। एंड काफी लोग इस पे मीम्स भी बना रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे हैं कि इन्फोसिस को 32,000 करोड़ का नोटिस मिल गया है जीएसटी का। एंड आज आप देखें तो इन्फोसिस का शेयर भी डाउन है इसकी वजह से। तो बेंगलुरु बेस्ड IT services company Infosys has received pre-show cause notice from Karnataka State Goods and Services Tax Authorities for payment of 32,403 crores। ये डिमांड है टॉवर्ड्स द एक्सपेंसेस जो ओवरसीज ब्रांड ऑफिसेज में इनकर किए गए हैं 2017 से लेके 2032 तक। तो इन्फोसिस ने कहा है कि हमने सारे और जीएसटी ड्यूज हमने पे कर दिए हैं, हम फुल्ली कंप्लायंट है सेंट्रल और स्टेट रेगुलेटर्स के साथ इस मैटर पे। कंपनी ने रिस्पॉन्ड किया है शो कॉस्ट नोटिस पे। एंड ठीक है, जैसे ही न्यूज आर्टिकल आया तो कंपनी ने ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरे यहाँ पे सपोर्ट की बात की है कि वो पूरी तरीके से यहाँ पे अपने जो स्टैंड है उस पे रहेंगे एंड दे आर विलिंग टू डिस्कस। ठीक है, जो भी टैक्सेशन को लेके इश्यूज है उनका ये कहना है कि वी आर कॉन्फिडेंट कि हम सही है, और गवर्नमेंट की तरफ से जो इनकम टैक्स जो नोटिस आया है यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है एंड यहाँ पे हम पूरी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। एंड वी हैव सीन दिस कि यूजुअली स्पेशली आईटी कंपनीज के केस में वी डोंट सी अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस और लॉट ऑफ न्यूज। एंड व्हेन इट कम्स टू जीएसटी स्पेशली आपने ज्यादा नहीं देखा होगा कि आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज पे जीएसटी के घपले हो रहे हैं और जीएसटी की प्रॉब्लम्स हो रही है यूजुअली, क्योंकि काफी ट्रांसपेरेंटली यहाँ पे ओवरऑल काम हो जाता है। एंड ऑफकोर्स दे आर टेक कंपनीज, तो हर चीज ये आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्ली रिकॉर्ड मेंटेन होती है, अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं, अनलाइक कोई ऐसा कंपनी जहां पे बहुत सारा कैश इन्वॉल्व हो। जैसे अगर आप देखेंगे इनकम टैक्स वगैरह की ज्यादातर नजर कंस्ट्रक्शन कंपनीज पे रहती है, क्योंकि यहाँ पे काफी कैश इन्वॉल्व होता है, लोगों को वेजेस कैश में दे दिए, सैलरीज कैश में दे दी, राइट। इसके अलावा आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक्वायर कर रहे हो, वहां पे आपने कुछ कैश में कर दिया लेट्स से। अब ये कम होता है, पहले तो बहुत ही ज्यादा स्केल पे होता था। तो वैसे ही आईटी के सेक्टर में हमें कभी देखने को नहीं मिलता था हिस्टोरिकली। तो इस तरीके से जब भी कोई न्यूज आता है तो आप देखेंगे उनके शेयर प्राइसेस डाउन रहते हैं। कुछ दिन पहले हीरो मोटर को लेके ऐसे न्यूज आए थे, पॉलीकैब एक कंपनी है इसको लेके न्यूज आया था जब इसका स्टॉक करीब 10% नीचे था। तो वैसे ही ऑफ कोर्स न्यूज आने से भले ही सच हो या ना हो, स्टॉक पे टेम्पररी कुछ फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, टेम्पररी इंपैक्ट इसका जरूर होता है। तो जिसके पास भी इन्फोसिस है मैं कहूंगा उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है इस केस में ओवरऑल, क्योंकि ये चीजें होती रहती हैं एंड कंपनीज इसे बहुत आराम से डील कर लेती हैं। कुछ इन ब्रीफ आर्टिकल्स के पर आता हूं मैं अब। Adani Group may invest $2 billion in Vietnam port. Yes, billionaire Gautam Adani is mulling an investment of more than $2 billion in a port of Vietnam's coastal city of Da Nang. तो यहाँ वियतनाम के कोस्टल सिटी की बात हो रही है जहां जिसके पोर्ट में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा एंड दिस इज वन ऑफ न्यूमरस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिसे अभी देखा जा रहा है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन ने ये कहा है वियतनामीज प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करते हुए न्यू दिल्ली में। कासा एयरलाइन एयर आइज फ्लाइट्स टू एशिया टूरिस्ट हॉटस्पॉट। अब मैं बता दूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ अकासा एयर की। अकासा एयर राकेश झुंझुनवाला जी इसके वन ऑफ द इन्वेस्टर्स रहे हैं, ठीक है, उनकी कंपनी रही है एंड उन्होंने स्टार्ट किया था एंड काफी सक्सेसफुल इन्होंने लिफ्ट लिया है, मैं ये कहूंगा अकासा ने। ओवरऑल देखिए इनका गोल ये था ना कि हम छोटे एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करेंगे या फिर हम लोग प्रॉपर डोमेस्टिक पे फोकस करेंगे और टियर 2 जितने एयरपोर्ट्स हैं सिटीज है वहां पे प्रॉपर हम अपने एयरलाइंस को रन करेंगे। तो अब ये एक्सपेंशन कर रहे हैं और इन्होंने कहा है कि ये साउथ एशियन और दूसरी एशियन कंट्रीज है ना, इनको भी ये कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया है इसको यहाँ पे ये कनेक्ट करना चाहेंगे और यहाँ पे अपनी फ्लाइट्स को रन करना चाहेंगे ओवरऑल। तो मैं बता दूं क्योंकि इंडिया में टूर एंड ट्रैवल बिल्कुल पीक पे चल रहा है इस टाइम पे, सो एयरलाइन कंपनीज को भी बहुत अच्छा खासा फायदा हो रहा है। एयरलाइंस एक रिस्की सेक्टर लगता है कई लोगों को, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ऑयल के दाम ही बढ़ जाते हैं तो एयरलाइन तुरंत परेशान हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट ओवरऑल आप देखेंगे कि हमारे जो अभी एयरलाइंस हैं, जो टॉप एयरलाइंस हैं, वो काफी अच्छा ग्रोथ दिखा रहे हैं एंड काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी भी चल रही है, ठीक है। लोग अब एयर ट्रैवल की आदत डाल रहे हैं इंडिया में भी। 6 among top 10 मोस्ट ऑर्डर आइटम्स ऑन स्विगी वेजिटेरियन। तो फूड डिलीवरी मेजर स्विगी ने रिकॉर्ड किया एक इंक्रीज इन ऑर्डर फॉर वेजिटेरियन डिशेस अकॉर्डिंग टू एनालिसिस बिटवीन
जुलाई 23 टू जुलाई 24, तो पिछले एक साल का अगर डेटा आप देखें तो जो 6 हैं टॉप 10 डिशेज में से जो 6 डिशेज हैं जो ऑर्डर की गई स्विगी से वो वेजिटेरियन रही है। कंपनी ने कहा है अपने रिपोर्ट में वेंसडे को। तो दीज इंक्लूड डिशेज लाइक मसाला डोसा, पनीर बटर मसाला, इनकी सारे डिशेज हैं। सो वेजिटेरियन डिशेज अभी भी इंडिया में डोमिनेट कर रही हैं, आप कह सकते हो, इंस्टेड ऑफ नॉन वेजिटेरियन डिशेज। एंड इवन अगर आप देखोगे जो बेस्ट सेलिंग डिशेज होती हैं बिरयानी ऐसे लेके पिज्जा तक, पीपल डू प्रेफर वेजिटेरियन डिशेज इन इंडिया। एंड दैट इज वाई अगर आप देखेंगे इंडिया की जो टॉप फूड चेन्स में से जितने भी हैं इनके भी सेल्स में ओवरऑल अगर आप देखेंगे कंजम्पशन वेजिटेबल डाइट का अच्छा खासा रहता है। सो दैट इज वाई वी हैव मेजर, मतलब यहाँ पे डोमिनेट करते हैं वो सारे चेन्स जहाँ पे वेज आप देखेंगे वेज डिशेस ज्यादा पॉपुलर है। वेदांता रिसीव्स नॉट फ्रॉम बीएसई एनएसई फॉर प्रपोज डी मर्जर। कल ही इस बारे में बात कर रहे थे और हमने डी मर्जर समझा था कि डी मर्जर क्या होता है। मर्जर का मतलब आपको बताया था कि ए कंपनी है और एक बी लिमिटेड कंपनी है, दोनों मिल जाए और ये ए बी लिमिटेड बन जाती है, राइट। ये एक कंपनी बन गई, दिस इज मर्जर। और इसी का अलग हो जाना, जैसे रिलायंस है, मैंने बताया था रिलायंस जियो एक अलग कंपनी हो जाए, रिलायंस पेट्रोलियम अलग कंपनी हो जाए, रिलायंस रिटेल आप देखते हैं ट्रेंड्स के शोरूम है वो एक अलग कंपनी हो जाए अगर, तो इसे हम बोलेंगे डी मर्जर। तो माइनिंग कंग्लोमरेट है वेदांता। कंग्लोमरेट क्या होता है? कंग्लोमरेट भी हमने डिस्कस किया है। रिलायंस, टाटा, बिरला, वेदांता, जेएसडब्ल्यू, दे आर कंग्लोमरेट्स। मतलब ऐसा कोई एक स्पेसिफिक बिजनेस नहीं है इनका, जैसे इन्फोसिस और टीसीएस दे आर आईटी। लेकिन टीसीएस देखो, नहीं ये दिस इज नॉट अ राइट एग्जांपल। नाउ इन्फोसिस कंग्लोमरेट है? नहीं, इट्स अ स्पेशलाइज्ड बिजनेस, आईटी का काम है, राइट। लेकिन टाटा इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड बिजनेस। टाटा टीसीएस भी है, राइट। टाटा के टाटा मोटर्स भी है, सॉल्ट भी बना रही है, मसाले भी बना रही है, दे आर आल्सो सेलिंग कॉफी, दे आर आल्सो सेलिंग क्लोथ्स। दीज बिजनेसेस आर कॉल्ड कंग्लोमरेट्स, जो अलग अलग सेक्टर्स में हैं, बिल्कुल अनरिलेटेड सेक्टर्स होते हैं इनके, एंड दे आर प्रेजेंट इन एवरी काइंड ऑफ सेक्टर। सो वेदांता भी उनमें से है एंड अब डीमर्ज हो रही है ये। तो यहाँ पे वेदांता 6 इंडिपेंडेंट कंपनीज में आप कह सकते हैं डीमर्ज हो जाएंगी। जैसे एक बिजनेस ऑयल एंड गैस का अलग हो गया, एल्यूमिनियम का अलग हो गया, माइनिंग का अलग हो गया, एल्यूमिनियम का दूसरा अलग हो गया। तो इस तरीके से ये करना चाहते हैं और इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। तो इन्हें बीएसई एनएसई से नॉट मिल गया है। कल हमने न्यूज देखा था कि इन्होंने अपने 75% क्रेडिटर से भी अप्रूवल ले लिया है और अब इन्हें एनसीएलटी से अप्रूवल लेना बाकी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से। Bajaj TVS lead charge in E2W sales surge. Now this is an interesting news. ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आने वाला है इस वक्त, हम सबको पता है। एंड ओला को हम बोलते हैं दिस इज नंबर 1 व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स, टू व्हीलर। ओला सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑफ टू व्हीलर्स। लेकिन यहाँ पे देखिए जो इनकम्बेंट टू व्हीलर्स है ना प्लेयर, जैसे बजाज और टीवीएस, जो कंपनीज तो बहुत पुरानी है लेकिन इलेक्ट्रिक में बाद में आई, इन्होंने अब दे हैव अप्ड देयर एंटे, मतलब इन्होंने अब एक लेवल बढ़ा दिया है इस बैटल में अपना आपका। एंड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट पे ये काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं, मतलब अपने शोरूम्स नई नई जगहों पे खोल रहे हैं और सब 1 लाख सेगमेंट पे ये फोकस कर रहे हैं। मतलब 1 लाख से कम दाम में जितने भी आपको गाड़ियां मिल सकती हैं, स्कूटीज मिल सकती है, ये इस पे फोकस कर रहे हैं। सो इससे ये पता लगता है जब कोई कंपनी ना प्राइस को नीचे लाती है कि ये ना वॉल्यूम कैप्चर करना चाहती है उस मार्केट का, राइट। जैसा जियो ने क्या किया, कई साल फ्री में दिया आपको, है ना, तो इन्होंने मार्केट शेयर 40% लेट से कैप्चर कर लिया। अब 40% लोग में से आप पहले फ्री में दे रहे थे, अब रेट को अगर आप 500 भी कर दोगे तो सारे के सारे तो नहीं चले जाएंगे, राइट। यहाँ पे लेट्स से 10% चले जाएंगे, बिकॉज आप जब रेट को 500 करोगे तो एयरटेल भी क्या करेगा, इसको 500 कर देगा, क्योंकि 2 ही कंपनीज हैं। तो ये 10% यहां भी जाएंगे तो इनको 500 का ही पड़ेगा। एयरटेल लेट्स से 1 महीने बाद 500 का करता है, तो ओवरऑल कस्टमर के लिए कॉस्ट उतना ही रहने वाला है। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है कि कंपनीज मार्केट शेयर कैप्चर कर लेती है, उसके बाद फिर वो जब लोगों का भरोसा भी हो जाता है उस पर, तब वो रेट्स को ज्यादा बढ़ाती है फिर। तो यहाँ पे बजाज टीवीएस क्या करना चाह रहा है, यहाँ पे अपने वॉल्यूम को बढ़ाना चाह रहा है। वो स्कूटी सस्ती बेचना चाह रहा है लेकिन वो नंबर्स में ज्यादा बेचना चाह रहा है यहाँ पे। तो क्लियरली अगर आप देखेंगे तो जो इनकम्बेंट ऑपरेटर्स हैं टीवीएस और बजाज, दे आर स्ट्राइकिंग बैक और ये इन्होंने एक लार्जर मार्केट शेयर भी कैप्चर किया है। तो ओवरऑल अगर आप देखें ओला के लिए इजी नहीं रहने वाला है। आईपीओ से पहले अगर ऐसे रिपोर्ट्स आएंगी तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू हर्ट इट्स वैल्यूएशन एज वेल, क्योंकि लोग ये देखेंगे कि ओला के पास इट्स नॉट वेरी इजी, क्योंकि एक बहुत नई कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन अभी बहुत कम है, बहुत कम एक्सपीरियंस है इस कंपनी को। तो
हीरो, बजाज और टीवीएस जैसी कंपनी से compete करना इज नॉट गोइंग टू बी इजी। तो मार्केट लीडर कौन है यहाँ पे? ओला इलेक्ट्रिक, जिनका आईपीओ अभी आने वाला है एंड 1 अगस्त आज से ये ओपन भी हो चुका है। तो इनका जो मार्केट शेयर है ये इस वक्त 40.48%। यस, एंड स्पेशली इन द वॉल्यूम्स सब 1 लाख सेगमेंट, जो सब 1 लाख सेगमेंट है यहाँ पे 49.8% का शेयर है ओला का। ठीक है, तो इस वक्त डोमिनेट कर रही है ओला इलेक्ट्रिक, बट यस दे आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। लगातार हमें इनोवेशन करते रहना पड़ेगा, बट व्हाट आई एम हैप्पी अबाउट इज कि आप देखिए जितनी भी कंपनीज है ना, ये सारे ओला इलेक्ट्रिक, टीवीएस मोटर, बजाज, हीरो, ये सारे दे आर इंडियन कंपनीज। जो अनलाइक स्मार्टफोन सेक्टर हो गया एक, जहां पे इंडियन कंपनीज है ही नहीं, फॉरेन कंपनीज ही compete कर रही है, वीवो, ओप्पो, वन प्लस, एप्पल, सैमसंग। यहाँ पे ऐसा नहीं है। व्हेन इट कम्स टू स्कूटी, टू व्हीलर मार्केट, इंडियन कंपनीज कंप्लीटली डोमिनेट करती है एंड किसी भी फॉरेन प्लेयर को इंडिया में नहीं टिकने देती। इवन फॉरेन प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल इंटरनेशनली भी आप देखेंगे तो इंडियन कंपनीज ही हैं जो बाहर भी एक्सपैंड कर रही है, बहुत अच्छा खासा एक्सपोर्ट है इनका, और फॉरेन कंपनीज को एक्चुअली इंडियन कंपनीज खरीद रही हैं, इस वक्त एक्वायर कर रही है। 385 mines auctioned since 2015 and only 50 are operational. Now this is a concerning article. 385 माइंस ऑक्शन किए गए हैं सिंस 2015 एंड इनमें से सिर्फ 50 ही माइंस ऑपरेशनल है। तो जानते हैं कि यहाँ पे क्या रीजन है ऐसा। तो यहाँ पे बात हो रही है चैलेंजेस इन इंडियन माइनिंग सेक्टर। इंडिया के माइनिंग सेक्टर में क्या चैलेंजेस है? इंडिया का माइनिंग सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। यस, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आगे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो उसके लिए हमें लिथियम माइन करना होंगे, मेटल्स माइन करने होंगे, क्रिटिकल मेटल्स और मिनरल्स की हम लोग बात करते हैं माइनिंग की, कोल हमें और ज्यादा चाहिए होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि चैलेंजेस बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट यहाँ पे रिफॉर्म्स लेके आई माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एक्ट 1957 में। ठीक है, एंड यहाँ इन्होंने की चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं मिनरल सेक्टर में। जैसे इन्होंने मैंडेट किया है मेथड ऑफ ऑक्शन फॉर ग्रांटिंग कंसेशन, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए किस तरीके से कंसेशंस दिया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा इनका ये कहना है ओवरऑल कि एज अ रिजल्ट ऑफ रिफॉर्म्स की वजह से गवर्नमेंट ने टोटल 385 मिनरल ब्लॉक्स को ऑक्शन किया है कंट्री में। ये आया है 2015 से। इसमें से 50 माइंस दे आर ऑलरेडी इन प्रोडक्शन, वहां पे काम चल रहा है इस वक्त। तो इन्होंने ये कहा कि इन्होंने डिटेल दिया कि गवर्नमेंट एफर्ट्स डाल रही है इस वक्त कि जो शेयर ऑफ डोमेस्टिक माइनिंग है ना, इसको इंक्रीज किया जाए टोटल मिनरल कंजम्पशन में से। क्योंकि इंडिया में कोल बहुत है, लेकिन अभी भी हम कोल बाहर से इंपोर्ट करते हैं। वैसे ही ईवी में लगने वाले जितने मिनरल्स और चीजें हैं, इक्विपमेंट, आप कह सकते हैं मेटल्स हैं, ये हम चाइना पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है यहाँ पे। तो द रोल ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स इन क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है जो रिलीज की गई थी 2021 में। इन्होंने इंडिकेट किया है कि जितने भी बड़े बड़े ग्लोबल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑपरेशनल हुए हैं 2010 से 2019 में, इनको करीब 16.5 साल लगा है। ठीक है, फ्रॉम डिस्कवरी टू प्रोडक्शन ऑन एन एवरेज 16.5 साल का समय लगा है डिस्कवरी से लेके प्रोडक्शन तक का। तो ये बहुत ही, मैं कहूंगा, सैड नंबर्स है, बहुत ही पैथेटिक नंबर्स है। एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड अगर आप कैलकुलेट करें माइनिंग और क्वारिंग सेक्टर का, तो करीब 2% है हमारी कंट्री के जीडीपी का। तो ये बहुत अच्छा खासा शेयर है, बट बहुत स्लो है एंड काफी ज्यादा हमें लगता है यहाँ पे रेड टेप है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि वो अमेंडमेंट्स करे, जो किए हैं अमेंडमेंट्स अभी एमएमडीआर एक्ट में, इसकी वजह से ऑक्शन अब और तेजी से होते हैं, तो प्रोडक्शन भी और तेजी से हो पाएगा। तो ये इस एक्ट के तहत ये प्रोडक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया, जो प्रोडक्शन है आयरन ओर का, ये 129 मिलियन टन से 258 मिलियन टन हो गया है पिछले 10 सालों में। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल हो चुका है ये। इसी तरीके से लाइमस्टोन का इन्होंने एग्जांपल दिया कि पहले 295 मिलियन टन था, अब 406 मिलियन टन है। तो बेसिकली प्रूव करना चाह रहे हैं कि इन्होंने जितने भी रिफॉर्म्स निकाले हैं उसका असर देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल कंट्री वाइड आपको टाइम लगेगा इस पूरे बेनिफिट को रियलाइज करने में और पूरा कंप्लीट चेंज देखने में। एट 4% को सेक्टर ग्रोथ स्लोएस्ट इन 20 मंथ्स। यहाँ पे बात हो रही है आउटपुट की। तो इंडिया का जो ओवरऑल 8 की इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज है, ठीक है, इंडिया में 8 की इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, यहाँ पे ग्रोथ हुई है, एक्सपेंशन मतलब ग्रोथ 4% की रही है ईयर ऑन ईयर इन जून। ये स्लोएस्ट ग्रोथ है पिछले 20 मंथ्स में, मतलब ऑलमोस्ट 2 ईयर्स में। ये डेटा रिलीज किया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने बुधवार को। अब ये स्लो डाउन क्यों हुआ है? स्लो डाउन सबसे पहले हुआ है हाई बेस की वजह से, मॉडरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ड्यू टू मॉनसून,
और जो आउटपुट ग्रोथ है वो 6.4% था मई 2024 में, एंड 23 में था ये 8.4%। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि रिडक्शन हुआ है ओवरऑल। 8 सेक्टर कौन कौन से हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम की इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज बोलते हैं। कोल आता है इसमें, स्टील आता है, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स और क्रूड ऑयल। ये कंस्टिट्यूट करते हैं 2/5 ऑफ इंडिया टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एंड कंसिक्वेंटली इनका बहुत बड़ा इंपैक्ट भी होता है इस इंडेक्स पे। तो यहाँ पे जो डिक्लाइन आई है ये आई है स्लोअर ग्रोथ से, और डीपर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 5 to 8 सेक्टर्स में एक्सेप्ट कोल, फर्टिलाइजर, सीमेंट एज कंपेयर टू मे। तो जो मानसून आया, मानसून की वजह से क्या हुआ ना कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम हो गई। यस, आप देखेंगे इस बार इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड पीक पर थी। वी वर सीइंग ड्रास्टिक टेम्परेचर्स, 50 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर था। एसीज खत्म हो गए थे मार्केट से, एसी के लिए 15 दिन की बुकिंग चल रही थी कई सारे शहरों में। एंड फिर ये देखने को मिला कि अचानक से जब से मानसून आया कई जगहों पे बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया बारिश हुई है, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स नीचे आ गए हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ना अचानक से डिप कर गया यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिसिटी 70% कोयले से बनता है, तो कोल के सेक्टर में भी थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला ओवरऑल पावर सेक्टर में। तो मॉनसून में स्पेसिफिकली आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन भी पॉज हो जाता है। तो इस बार थोड़ा ये ज्यादा रहा है एज कंपेयर टू लास्ट टाइम, इसमें इनका ये कहना है। क्योंकि पिछले क्वार्टर में लास्ट टाइम इसी साल अगर आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो करीब 8.4% का ग्रोथ था, जो इस बार 6.4% है। कोल प्रोडक्शन की बात करें, कोल प्रोडक्शन 14.8% की ग्रोथ थी जून में, ठीक है, जहां पावर का डिमांड अच्छा रहा, जिसकी वजह से जैसा हमने डिस्कस किया अभी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी 7.7% इंक्रीमेंट रही है, जो कि लोअर थी 13.7% से इन में, लेकिन हायर रही है 2023 के महीने से, जून से, जो 4.2% था। नेचुरल गैस का प्रोडक्शन, स्टील, फर्टिलाइजर, सीमेंट, ये भी 3.3%, 2.7%, 2.4% और 1.9% के रेट से ग्रो कर रहा है। तो ये ट्रेंड इनका कहना है कि रिवर्स होगा और वापस से ग्रोथ पिकअप करेगी कमिंग मंथ्स में। यस, वी ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट। एंड फर्टिलाइजर ग्रोथ भी अगर आप देखें तो ये लोअर रहा है 2.4% एज कम्पेयर टू 3.4%, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो स्टॉक्स हैं वो यूज किए जाएंगे खरीफ क्रॉप के लिए। तो लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से भी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा सड्यूड रहा है एंड यहाँ पे, लेकिन आपको अपकमिंग मंथ्स में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो इट्स नॉट अ थिंग ऑफ कंसर्न, यहाँ पे कोई भी कंसर्न की बात नहीं है, जैसे कि इनका कहना है। आते हैं कुछ इंटरनेशनल आर्टिकल्स पे। इंटेल प्लान्स थाउजेंड्स ऑफ ले ऑफ। तो देखिए, दुनिया भर में चिप मेकिंग कंपनीज है, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है, वहां पे बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। हर आदमी अपना पैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले चिप्स में लगाना चाहता है, सेमीकंडक्टर्स में लगाना चाहता है। कल ही हमने डिस्कस किया कि इंडिया ने सिंगापुर एक टीम भेजी है कि आप स्टडी करो जाके कि कैसे हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं इंडिया में, जैसे सिंगापुर में है। तो यहाँ पे इंटेल एक कंपनी है जो एक्चुअली जॉब्स रिड्यूस कर रही है अपने यहाँ, कॉस्ट को कम करने के लिए, क्योंकि ये अपने अर्निंग्स स्लम्प को वापस से लेकर आना चाहते हैं ग्रोथ में, और मार्केट शेयर को भी फिर से कैप्चर करना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा है कि अपनी कंपनी में ले ऑफ करने वाले हैं। ऑल्दो ये जो इनके कंपटीटर्स हैं यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट सिनारियो है। एनविडिया, AMD, ये सारी कंपनीज रिकॉर्ड ग्रोथ पे है, रिकॉर्ड वैल्यूएशन पे है, लेकिन इंटेल कहीं ना कहीं इनसे compete नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे अनइवन डिमांड भी है चिप्स के लिए, जो लैपटॉप्स रन करते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स रन करते हैं, जो इनका मेन बिजनेस है। इंटेल के ही चिप्स हम यूज करते हैं, i7, i3 और i9, मतलब काफी टाइम हो गया है, काफी दशक हो गए हैं जब से हम इंटेल के चिप्स यूज करते आ रहे हैं। बट अब मार्केट में काफी कंपटीशन है एंड देखना होगा कि किस तरीके से इंटेल इस कंपटीशन को बीट कर पाता है। कुछ और इन ब्रीफ आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं। यूरोजोन इन्फ्लेशन गोज अप इन डिफिकल्ट प्रिंट फॉर ECB। यूरोपियन सेंट्रल बैंक होता है ECB, और यहाँ यूरोजोन मतलब यूरोप की बात हो रही है। तो इन्फ्लेशन, महंगाई अनएक्सपेक्टेडली बढ़ गया है जुलाई में यूरोप में, ठीक है। तो अगर आप प्राइस ग्रोथ देखें सर्विस सेक्टर में, तो सर्विसेज सेक्टर में प्राइस ग्रोथ कम हुई है, लेकिन जो फिगर्स आए हैं वो इस वक्त थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है। तो इससे मार्केट एक्सपेक्टेशंस डिरेल नहीं होने वाली। इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर वहां कम होंगे, इनका ये कहना है, लेकिन थोड़े कंसर्न्स रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है पिछले 5 सालों में, जिसको कट करने की पूरी कोशिश की गई है यूरोपियन बैंक के द्वारा। यही सेम प्रॉब्लम हमें देखने को मिला है इंडिया में, यही सेम प्रॉब्लम देखने को मिला है US में। BOJ लिफ्ट्स रेट, प्लान्स टू ट्रिम बॉन्ड परचेजेस। बैंक ऑफ जापान ने कहा है कि वो इंटरेस्ट रेट्स को रेस करेंगे अभी
टू द लेवल्स अनसीन इन 15 ईयर्स। पिछले 15 साल में अनसीन मतलब 15 साल के भी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले हैं, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने वाले हैं। इन्होंने एक डिटेल प्लान डिस्क्लोज किया है जहां पे ये जो इनका मैसिव बॉन्ड बाइंग है इसको ये कम करेंगे, स्लो करेंगे, एंड यहाँ पे जो रेट हाइक है यहाँ पे इस पे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो वी हैव टू सी कि इसके आउटकम्स क्या होने वाले हैं, क्योंकि जापान एक ऐसी कंपनी थी जहां पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट होता था। तो अगर आप बैंक में पैसे रख रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलते नहीं थे सेविंग्स अकाउंट में, आपको उल्टा पे करने पड़ते थे। यस, सो इट हैज बीन लाइक दैट इन जापान फॉर इयर्स। पिछले 8 से 10 सालों में था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को रिवर्स किया है, एंड रिवर्स किया है तो इसका इंपैक्ट हमें देखना होगा, बिकॉज नोबडी कैन एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कि क्या हो सकता है इस सेगमेंट में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।